नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से 93 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी नगेंद्र मिश्र या फिर डी भागीरथ मिश्र। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 2, कुरुक्षेत्र का उद्देश्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञान के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर देवराज, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी काव्य है जो युद्ध के लिए युद्ध को वर्ण्य बताकर नवयुवकों को क्रांति का उत्तेजक संदेश देता है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी शिवचंद्र शर्मा। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं शांति है, विश्व कलह नहीं मनुष्य मात्र की एकता है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी शिवचंद्र शर्मा, डी भागीरथ मिश्र। सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प सी शिवचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, कुरुक्षेत्र काव्य रचना के कवि कौन है? विकल्प है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 6, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 23 सितंबर 1907, बी 23 सितंबर 1908, सी 23 सितंबर 1909, डी 23 सितंबर 1910। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प बी 23 सितंबर 1908। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। प्रश्न संख्या 7, नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनकर जी की किस कृति पर पुरस्कार दिया गया था? विकल्प है ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी हुंकार, डी संस्कृति के 4 अध्याय। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 8, सन 1959 में दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? विकल्प है ए हुंकार, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी कुरुक्षेत्र। सही जवाब होगा विकल्प बी संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर 1959 में दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य कृति कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रश्न अधिकतर पूछ लिया जाता है। विकल्प है ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1936 में, डी 1948 में। सही जवाब होगा विकल्प बी 1946 में। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य कृति को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प ए नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प ए नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यह प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 7 में भी दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 11, दिनकर जी की कृति कुरुक्षेत्र का काव्य रूप क्या है? विकल्प है ए प्रबंध काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी खंड काव्य, डी चंपू काव्य। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए प्रबंध काव्य। कुरुक्षेत्र का काव्य रूप प्रबंध काव्य के रूप में है। प्रश्न संख्या 12, रामधारी सिंह दिनकर
किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? विकल्प है ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, बी सामाजिक काव्य धारा, सी प्रयोगवादी या फिर डी ऐतिहासिक। सही जवाब होगा विकल्प ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 13 कुरुक्षेत्र काव्य रचना की भाषा कौन सी है? विकल्प है ए अवधी, बी राजस्थानी, सी खड़ी बोली, डी ब्रजभाषा। सही जवाब होगा विकल्प सी खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न संख्या 14 कुरुक्षेत्र कृति में कुल कितने सर्ग है? सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी 7 सर्ग। प्रश्न संख्या 15 कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का मूल कथ्य क्या है? विकल्प है ए दुर्योधन का वध, बी अर्जुन का पश्चाताप, सी युधिष्ठिर का पश्चाताप या फिर डी धृतराष्ट्र का प्रलाप। सही जवाब होगा विकल्प सी युधिष्ठिर का पश्चाताप। प्रश्न संख्या 16 कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि क्या है? विकल्प देखिए ए असहयोग आंदोलन, बी कलिंग विजय, सी भारत चीन युद्ध, डी द्वितीय विश्व युद्ध। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी द्वितीय विश्व युद्ध। कुरुक्षेत्र काव्य द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। प्रश्न संख्या 17 देखिए कुरुक्षेत्र काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए युद्ध की समस्या, बी युद्ध का समाधान, सी युद्ध की समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत करना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी युद्ध की समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत करना। प्रश्न संख्या 18 वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर? इस पंक्ति में वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस काव्य का, इस कविता का। कुरुक्षेत्र कविता की शुरुआत ही वह कौन रोता है से होती है। आइए विकल्प देखते हैं। ए कुटिल नीतिज्ञ, बी युधिष्ठिर, सी धृतराष्ट्र या फिर डी युद्ध विरोधी मनुष्य। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से आप बी और डी को लेकर कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहां पर सही जवाब होगा विकल्प डी युद्ध विरोधी मनुष्य। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि यहां वह शब्द के द्वारा अलग अलग अर्थों का बोध होता है। एक युद्ध विरोधी मनुष्य, बी युधिष्ठिर और 3 नंबर का है सत्य। ये तीनों ही विकल्प ठीक बैठते हैं कविता के अनुसार, परंतु अगर हम लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर यहां इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो यहां विकल्प डी यानी युद्ध विरोधी मनुष्य सटीक उत्तर लगता है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर के संबंध में आप अपने विवेक अनुसार निर्णय भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर? इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो जैसा कि पीछे बताया हमने कि यहां पर होगी लक्षणा शब्द शक्ति। प्रश्न संख्या 20 जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, पंक्ति के अनुसार नौजवानों के लहू का मूल्य कहां लिखा हुआ है? विकल्प है ए वेदों में, बी पुराणों में, सी इतिहास ग्रंथों में या फिर डी महाभारत में। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी इतिहास ग्रंथों में। प्रश्न संख्या 21 देखिए जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? विकल्प देख लीजिए ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या फिर डी लक्षण लक्षणा। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है। प्रश्न संख्या 22 जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, पंक्ति के माध्यम से कवि द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प देखिए ए भीष्म की ओर, बी धृतराष्ट्र की ओर, सी कुटिल नीतिज्ञ की ओर या फिर डी उपयुक्त सभी की ओर। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी कुटिल नीतिज्ञ की ओर। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, पंक्ति के माध्यम से कवि ने कुटिल नीतिज्ञ की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या 23 देखिए कुटिल नीतिज्ञ का हृदय और शीर्ष क्रमशः कैसे बताए गए हैं? विकल्प है ए वलक्ष और मलिन, बी मलिन और वलक्ष, सी विशाल और श्वेत, डी स्वच्छ और विशाल। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प बी मलिन और वलक्ष। वलक्ष का यहां पर होगा पवित्र या फिर श्वेत। तो यहां विकल्प बी एकदम सटीक बैठेगा। प्रश्न संख्या 24
कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद आश्वस्त होकर क्या सोचता है? विकल्प है ए मैं बच गया, बी देश बच गया, सी दुश्मन समाप्त हुए, या फिर डी रक्त बहा पर देश की प्रतिष्ठा बच गई। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, रक्त बहा पर देश की प्रतिष्ठा बच गई। यह सोचता है कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद और आश्वस्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 25, देश के सम्मान के नाम पर कुटिल नीतिज्ञ क्या करता है? ए अपना खून बहाता है, बी युद्ध लड़ता है, सी किशोरों को युद्ध लड़वाता है, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहां विकल्प सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, किशोरों को युद्ध लड़वाता। खुद तो लड़ता नहीं है लेकिन देश के नाम पर किशोरों को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करता है और उनको मरवा देता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कवि के अनुसार सम्मान पूर्वक किन के नाम गिने जाएंगे? विकल्प है ए वीरों के, बी वीर माता और वीर पत्नियों के, सी कुटिल नीतिज्ञ के, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प बी वीर माता और वीर पत्नियों के। कवि के अनुसार जिन माताओं के पुत्रों ने और जिन पत्नियों के पतियों ने युद्ध में अपना बलिदान कर दिया है देश के सम्मान के लिए, ऐसी नारियों के नाम भविष्य में इतिहास में सम्मान पूर्वक लिए जाएंगे, गिने जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 देखिए, ईश जाने देश काल लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? विकल्प देखिए, ए सभी युद्ध लड़ना चाहते हैं, बी सभी युद्ध लड़ना नहीं चाहते, सी स्वार्थी लोग युद्ध लड़ाते हैं, या फिर डी विकल्प बी और सी दोनों सही होंगे। तो यहां सही जवाब भी हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न के जवाब में बी और सी दोनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 28, ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी उपमा, डी मानवीकरण। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी संदेह। प्रश्न संख्या 29 देखिए, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो जलती आ रही है चिरकाल से, इसका क्या कारण है? विकल्प है ए स्वार्थ लोलुपता, बी आपसी ईर्ष्या, सी अपने पराये का भेद, या फिर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प ए स्वार्थ लोलुपता। तो यहां कुटिल द्रोहाग्नि जो जलती आ रही है चिरकाल से, उसका मुख्य कारण है कुटिल नीतिज्ञ की स्वार्थ लोलुपता। प्रश्न संख्या 30 देखिए, उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, या फिर डी श्लेष। सही जवाब होगा विकल्प ए उपमा अलंकार। यहां सी शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न संख्या 31 से लेकर 93 प्रश्न और देखेंगे, और अगले वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।